नमस्कार साथियों, आज हम लोग पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति और राजनीतिक विज्ञान पे या राजनीति विज्ञान पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये तीनों टर्म्स प्राय छात्र इसके बारे में जानकारी चाहते हैं कि ये टर्म्स क्या हैं, इनमें क्या समानता है, क्या संबंध है, क्या इसमें फ़र्क है, इसको जानना चाहते हैं। इसलिए आज हमने इसको इस विषय पे चर्चा का विषय बनाया है। देखिए, ये सारे के सारे टर्म्स, तीनों जो टर्म्स हैं, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति और राजनीति विज्ञान, ये मूल रूप से देखा जाए तो एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही फैमिली के ये तीनों टर्म्स हैं। हाँ, ये तीनों तीन प्रकार की विधाओं की ओर इंगित करते हैं। जैसे अगर मैं आपको पॉलिटी की बात करूँगी, पॉलिटी क्या चीज़ है, राजनीतिक व्यवस्था क्या चीज़ है, तो राजनीतिक व्यवस्था इस जो फैमिली टर्म है, उस फैमिली टर्म के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को व्यक्त करता है, अर्थात उसके संरचनात्मक जो स्वरूप है उसको व्यक्त करता है। और जब हम पॉलिटी कहते हैं और जब हम कहते हैं कि पॉलिटी जो है वो एक प्रकार से हमारा एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है, और उसको हम एक सांगोपांग दृष्टि से जब देखते हैं तो उसमें मूल रूप से हमको ये समझने की ज़रूरत होती है कि हमारा जो इस राज्य का संरचना है, जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था की संरचना है, उस संरचना का स्वरूप क्या है। इसी प्रकार से वो संरचना फंक्शन कैसे करती है, वो संरचना बना देना एक चीज़ है, एक संगठन बना देना एक चीज़ है, लेकिन वो संरचना या संगठन काम कैसे करता है, इसको जब हम देखते हैं कि वो उसका फंक्शनल जो एस्पेक्ट है, उसका कार्यात्मक जो स्वरूप है, वो उसको हम पॉलिटिक्स के रूप में जानते हैं। और पॉलिटिकल साइंस वह विधा है, अध्ययन की वह विधा है जिसमें कि हम पॉलिटी और पॉलिटिक्स इन दोनों का अध्ययन करते हैं, अर्थात उसके संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और ये जो व्यावहारिक स्वरूप है, इन तीनों का हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन जो विधाएं हैं, पॉलिटी ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को व्यक्त करता है, जो पॉलिटिक्स है वो फंक्शनल एस्पेक्ट को व्यक्त करता है, और जो पॉलिटिकल साइंस है वो उसके एकेडमिक पार्ट को व्यक्त करता है। इन तीनों को आज अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। पॉलिटी का जो सबसे टर्म है वो सबसे पहले एरिस्टोटल ने प्रयोग किया था जब उसने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स दिया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे होते हैं, संविधानों का वर्गीकरण कैसे होता है। तब उसने बताया था कि संविधान तीन प्रकार के होते हैं। जहाँ एक व्यक्ति का शासन होता है वो है राजतंत्र, मोनार्की। जहाँ कुछ लोगों का शासन होता है वो होता है एरिस्टोक्रेसी, और जहाँ पे सभी लोगों का शासन होता है वो होता है एक प्रकार से डेमोक्रेसी। तो उसने डेमोक्रेसी की जगह उसने पॉलिटी टर्म यूज़ किया था और डेमोक्रेसी को उसका विकृत स्वरूप बताया था। इस जैसे उसने राजतंत्र का जो स्वरूप है, वो तीनों जो कैटेगराइजेशन की है अरस्तु ने, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और पॉलिटी, उसके जो परवर्टेड स्वरूप हैं, अर्थात परवर्टेड का मतलब ये होता है कि जो शासन व्यवस्था दूसरों के हित में शासन नहीं करती, अपने हित में शासन करती है, वो परवर्टेड होती है। तो अगर राजतंत्र है, सबके हित में शासन कर रहा है राजा, तो वो एक प्रकार से राजतंत्र है। अगर वो अपने हित में शासन कर रहा है तो वो अधिनायक तंत्र हो जाता है। इसी प्रकार से कुलीन तंत्र है, कुछ व्यक्तियों का शासन है, अगर वो सबके हित में शासन करता है तो कुलीन तंत्र है, अपने हित में शासन करता है तो वो एक प्रकार से उसको कहते हैं धनिक तंत्र कहने लगते हैं। इसी प्रकार से पॉलिटी वह व्यवस्था है, अरस्तु ने पहली बार ये कहा कि पॉलिटी वह व्यवस्था है जो जहाँ पे सबका शासन होता है और सबके हित में शासन होता है। लेकिन उसने एक फंडामेंटल फ़र्क ये किया कि जो डेमोक्रेसी है उसमें गरीब लोगों का शासन होता है, और जो धनिक तंत्र है या जो कुलीन तंत्र है उसमें धनिक लोगों का शासन होता है। और पॉलिटी जो है एक मध्य मार्ग है जिसमें कि मिडिल क्लास का शासन होता है, अर्थात मध्य वर्ग का शासन होता है। मध्य वर्ग में हर प्रकार के लोग आ जाते हैं, कुछ आर्थिक रूप से संपन्न भी होते हैं, कुछ आर्थिक रूप से मध्यम स्थिति में होते हैं, कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर भी होते हैं, लेकिन उनको भी मध्यम वर्ग में ले लिया जाता है। और एकदम ऊपर और नीचे के लोग होते हैं समाज के, वो मध्य वर्ग में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से पॉलिटी को एक मध्य मार्ग, मिडिल पाथ के रूप में अरिस्टोटल ने पेश किया और कहा कि पॉलिटी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस। तो ये पॉलिटी शब्द की उत्पत्ति का सवाल है जो कि हमें अरिस्टोटल में देखने को मिलता है। हमारे संविधान बनाने वालों ने अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इंडियन पॉलिटी क्या है, तो इंडियन पॉलिटी के बारे में तो हम सभी लोग आईएएस के जो छात्र हैं और पीसीएस के छात्र हैं, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं, वो सभी अच्छी तरह से जानते हैं।
जब इंडियन पॉलिटी की बात होती है तो हमारे जहन में क्या आता है कि भारत का जो राजनीतिक ढांचा है उसका स्वरूप क्या है। हमारे संविधान बनाने वालों ने जब संविधान बनाया तो किस प्रकार से राजनीतिक ढांचे की परिकल्पना की, कैसे राजनीतिक ढांचे की परिकल्पना की, उन्होंने किस प्रकार से जो हमारे यहाँ राज्य बनाया या जो हमारे यहाँ सरकारें बनाई, कि चाहे वो केंद्रीय सरकार बनाई हो चाहे प्रांतीय सरकार बनाई हो, उनका विन्यास कैसे किया, उनकी संरचना कैसी की, उनका ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्या किया। और अगर हम अपने संविधान का प्रीएम्बल ही देखें तो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट आवर कंट्री इनटू ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अर्थात तो हमारे जो हम भारत के लोग हैं वो हम एक ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं, एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जो संप्रभु हो, जो लोकतांत्रिक हो और जो गणराज्य हो। ओरिजिनल टर्म्स यही थे, कालांतर में इसमें सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया, वो तो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन बेसिकली हम कैसा राज्य बनाना चाहते हैं, हम एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जो संप्रभु हो। तो संप्रभु तो राज्य होता ही है, वो तो सभी राज्य होते हैं, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन हम एक लोकतांत्रिक राज्य बनाना चाहते हैं और एक हम गणराज्य बनाना चाहते हैं। लोकतांत्रिक राज्य आप जानते हैं जिसमें जनता का शासन हो, अर्थात एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा आप सरकार का बनाना चाहते हैं जिसमें जनता जो है वास्तविक शासक के रूप में व्यवहार करे। और आप एक गणराज्य बनाना चाहते हैं। गणराज्य का मतलब होता है एक ऐसा संरचनात्मक ढांचा हो जिसमें कि सरकार के शीर्ष पे जो व्यक्ति बैठे वो इंग्लैंड की महारानी की तरह से आनुवंशिक आधार पर न चुना जाए, बल्कि वो जनता के द्वारा चुना जाए। तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को सर्वोच्च पद पर बैठाना, ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था की खास बात है जो हमारे संविधान बनाने वालों ने हमको बताया। इसी प्रकार से अगर संविधान की आप पहला ही आर्टिकल पढ़ें तो पहले आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अर्थात यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट भी एक प्रकार के संरचनात्मक ढांचे की, संघीय ढांचे की परिकल्पना करता है कि हमारा जो राज्य बनेगा वो वास्तव में एक ऐसा राज्य होगा जो इंग्लैंड की तरह से एकात्मक नहीं होगा, फ्रांस की तरह से एकात्मक नहीं होगा, बल्कि वो एक ऐसा संघीय ढांचा होगा जिसमें कि बहुत सारे राज्य होंगे और उन राज्यों का आपसी जुड़ाव और केंद्र से जुड़ाव इस तरीके का होगा जैसे अंगों का शरीर से होता है। तो इस प्रकार से यूनियन है, हमारे अंग जो है वो हमारे यहाँ कोई पेंच पे फिट नहीं किए गए हैं, ये सब हमारे आंतरिक रूप से जुड़ते हैं। तो आपका भारत का संविधान आपको एक ऐसा संघ बनाने की इजाज़त देता है जो कि जिसमें कि सारे के सारे राज्य केंद्र से आंतरिक रूप से जुड़े हुए हो। तो भारत के जितने भी गणराज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, वो सारे के सारे राज्य वास्तव में एक आंतरिक जुड़ाव रखते हैं। इस प्रकार का संरचनात्मक संघात्मक परिकल्पना हमारे संविधान बनाने वालों ने की। इसी प्रकार से जब उन्होंने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अंतर संबंधों की स्थापना की तो उन्होंने एक संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की। तो आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी हमारी पॉलिटी बनी, उस पॉलिटी का जो ढांचा था वो कैसा था, वो संप्रभु था, वो लोकतांत्रिक था, वो गणराज्यीय था, वो संसदात्मक था और वो संघात्मक था। तो ये एक संरचना, जब आप कहते हैं कि आपकी पॉलिटी, तो आपकी पॉलिटी जैसे ही शब्द आप लेते हैं ये तमाम चीज़ें आपके जहन में घूमती हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ब्रिटेन से जब आप उसकी तुलना करते हैं कि ब्रिटेन में पॉलिटी कैसी है, तो ब्रिटेन में भी आपको दिखाई देता है कि वहाँ पे भी एक संप्रभु देश है, वहाँ पे भी लोकतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन में एक गणराज्यीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक राजतंत्र, राजशाही है, वहाँ पे एक महारानी है जो कि आनुवंशिक आधार पे होती है। ब्रिटेन भी संसदात्मक है, लेकिन ब्रिटेन संघात्मक नहीं है, ब्रिटेन एकात्मक है। तो हमसे उनकी संरचना में फ़र्क है। इसी प्रकार से अगर आप अमेरिका चलें तो अमेरिका में भी आप देखेंगे वहाँ पे भी संप्रभु है, वहाँ पे भी लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पे भी गणराज्य है, क्योंकि वहाँ पे भी राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन वहाँ पे संसदात्मक व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। तो जब पॉलिटी की बात करते हैं तो बेसिकली हमें एक संरचनात्मक स्वरूप हमारे इस पूरे राजनीतिक ढांचे का पता चलता है कि ये राजनीतिक ढांचे का संरचनात्मक स्वरूप क्या है। तो पहली चीज़ तो हमें संरचना का पता चलता है, पॉलिटी का शब्द जब प्रयोग करते हैं, और दूसरी चीज़ें जो प्रक्रियाएं होती हैं
उस संरचना में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं कि वो संरचनाएं जो हैं किस प्रक्रिया से काम करेंगी, किस प्रोसीजर से काम करेंगी, और उस प्रोसीजर को बहुत सारे बनाने वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कैसे काम करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्शन है, चुनाव आते हैं हमारे देश में, जो प्रतिनिधात्मक चुनाव होते हैं, तो उन प्रतिनिधात्मक चुनावों को कराने के लिए एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया या स्टेट इलेक्शन कमीशंस बनाए गए हैं, और वे हमारी बाकायदा चुनाव को कराते हैं। तो चुनाव होते हैं हमारे देश में, एक प्रक्रिया है, और इस प्रकार से तो वो चुनाव की क्या प्रक्रिया है, चुनाव को कराने की संस्थाएं क्या, ये सारा जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल पार्ट है, प्रोसीजरल पार्ट है, ये हमें पॉलिटी में स्टडी करना पड़ता है। दूसरा जो टर्म है पॉलिटिक्स, कि जब आप कोई संरचना बना देते हैं, जब आप कोई प्रक्रिया स्थापित कर देते हैं, तो अब ये देखना होता है कि वो संरचना व्यवहार में काम कैसा करती है। संरचना बना देना एक चीज़ है, संगठन बना देना एक चीज़ है, लेकिन वो संगठन कैसे काम करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से जो प्रक्रियाएं आपने संविधान में बनाई हैं कि हम इस प्रक्रिया से कानून बनाएंगे, इस प्रक्रिया से नीतियाँ बनाएंगे, इस प्रक्रिया से उन्हें लागू करेंगे, क्या वास्तव में वो उसी प्रक्रिया से लागू हो रही हैं, उसी प्रक्रिया से बन रही हैं, या उसमें कुछ डिफरेंस है। तो जब हम उसके व्यावहारिक स्वरूप को देखते हैं, संरचनात्मक स्वरूप जब क्रियात्मक स्वरूप में आता है, जब फंक्शनल स्वरूप में आता है, तब वो एक राजनीति का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। और इस स्वरूप ग्रहण करने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत से प्लेयर्स होते हैं कि, और ये प्लेयर्स जो हैं इंडिविजुअल पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ये प्लेयर्स इंडिविजुअल के अलावा भी ग्रुप्स होते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जिसको कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ कह सकते हैं, और बहुत सारे इसमें कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और वो सब के सब एक प्रकार से उनका जो यूएसपी है, हमारे जो सॉवरेन स्टेट की यूएसपी है, वो क्या है कि राजनीति में जो सत्ता है, जो सॉवरेन सत्ता है, उस सत्ता पे नियंत्रण के लिए एक प्रकार से कंपटीशन होता है। और ये जितनी भी संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं पे हम एक इंडिविजुअल के रूप में या एक ग्रुप के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। और वर्चस्व हम क्यों स्थापित करना चाहते हैं? एक तो हमें आइडेंटिटी का इशू होता है कि हम अपनी जो पहचान है, हम चाहते हैं कि हमारी पहचान की, हमारी देश की राजनीतिक ढांचे सत्ता पे एक नियंत्रण हो, जिससे कि हम अपने हिसाब से नीतियों का निर्माण कर सकें, जिससे कि हम अपने इच्छा के अनुसार नीतियाँ बना के हम अपने देश का संचालन करें या हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं। तो इसमें जो पॉलिटिक्स होती है उसमें न केवल यही होता है कि भाई हम सत्ता पे काबिज हों, बल्कि उस पावर का प्रयोग करके हम किस तरह की नीतियां चाहते हैं, उस नीतियों को बनाने के लिए भी हम बहुत सारी क्रियाशीलता करते हैं और उस संरचना को अपने ढंग से चलाने की कोशिश करते हैं। संरचनाएं तो निर्जीव होती हैं, उन संरचनाओं में जब तक व्यक्ति नहीं पहुँचेंगे, और व्यक्ति कैसे पहुँचते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था से, चुनाव के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा जब वो संरचनाएं जीवंत स्वरूप ग्रहण करती हैं, तो व्यक्तियों के द्वारा ही तो संरचनाएं संचालित होती हैं, और व्यक्तियों के अपने आइडियोलॉजी, अपने वैल्यूज़, अपने उनकी थिंकिंग, अपनी उनकी जो सोच है, उसके अनुसार, उनके एफिलिएशंस जो हैं उसके अनुसार ही वो निर्णय लेते हैं और नीतियों को बनाते हैं। और जो चुनावी प्रक्रिया इसमें हमको दिखाई देती है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हाउ टू ऑब्टेन पावर एंड देन हाउ टू रिटेन इट, अर्थात एक पावर तक पहुँचने के लिए जो चुनावी प्रक्रियाएँ हैं उसमें हम बहुत सारी प्रतियोगिताएँ करते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन करते हैं, कॉन्टेस्टेशन करते हैं। हम बहुत सारे लोग तो यही समझते हैं कि इलेक्शन ही शायद पॉलिटिक्स है, लेकिन नहीं, इलेक्शन भी पॉलिटिक्स है, लेकिन इलेक्शन पॉलिटिक्स का एक एस्पेक्ट है, एक एंगल है। उस इलेक्शन के द्वारा हम उन संस्थाओं पे काबिज होना चाहते हैं, और काबिज होके हम अपने हिसाब से नीतियों का निर्माण करना चाहते हैं। और जब हम अपने हिसाब से नीतियों का निर्माण करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वास्तव में वो नीतियाँ हमारे अनुरूप बने और हम अपने समाज को अपने ढंग से चलाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से जो पॉलिटी है वो स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल पार्ट को हमारे राजनीतिक ढांचे के वर्णित करता है, और जो पॉलिटिक्स है वो उस राजनीतिक ढांचे के व्यावहारिक और फंक्शनल क्रियात्मक स्वरूप को वर्णन करता है, इंगित करता है। अब तीसरी जो चीज़ रह जाती है वो है पॉलिटिकल साइंस, जो कि बहुत सिंपल है कि जो पॉलिटी और जो पॉलिटिक्स का जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं उन सब का अध्ययन करना, उन सब का वैज्ञानिक रूप से जब हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो उसी को हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। साइंस इसमें जुड़ा हुआ है। साइंस का मतलब और कुछ नहीं है, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की तरह से साइंस नहीं है, लेकिन हम साइंस इसलिए हैं कि हम पॉलिटिकल फिनोमिना का एक
सिस्टमैटिक और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना चाहते हैं, और केवल इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम उस अध्ययन में जो हमारे निष्कर्ष आए उसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट कम हो और ऑब्जेक्टिवली हम किसी निष्कर्ष पे पहुँचे। उन निष्कर्षों से फिर हम आगे नीतियों का निर्माण में योगदान कर सकते हैं। और इसीलिए राजनीति विज्ञान में जब हम अध्ययन करते हैं तो पॉलिटी और पॉलिटिक्स के हर एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करके हम देखते हैं कि राज्य और सरकार की संरचनाएं कैसी हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनकी आपसी अंतर संबंध क्या है, वो किस प्रकार के क्रियाओं को कर रहे हैं और किन सिद्धांतों पे कर रहे हैं, क्या उन सिद्धांतों के कोई पीछे कोई वैल्यूज़ हैं, कोई दर्शन है, कोई विचारधारा है, किस आधार पे वो काम कर रहे हैं। और उन तमाम जो सरकार के संरचनाएं हैं एक सिस्टम के रूप में काम करेंगी, जैसे एक पंखा है, एक म्यूज़िक सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो सब सिस्टम्स हैं। उसी प्रकार से जब पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम में हजारों कंपोनेंट्स होते हैं, और किस तरीके से वो सारे कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़ के काम कर रहे हैं, आपस में उनका अंतर संबंध क्या है, सरकार का राज्य का सरकार से, सरकार के विभिन्न अंगों का आपसी अंतर संबंध कैसा है, उनका जनता से कैसा संबंध है, इंडिविजुअल से कैसा संबंध है, उनका ग्रुप से कैसा संबंध है, उनका समाज से कैसा संबंध है, उनका बाह्य समाज से कैसा संबंध है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल एस्पेक्ट में और डोमेस्टिक एस्पेक्ट में हम सब अध्ययन करते हैं कि वो राज्य और सरकारें किस तरीके से इसको संचालित करती हैं। तो इस प्रकार से पॉलिटिक्स एक एकेडमिक पार्ट को व्यक्त करता है। तो टू सम अप हम देखते हैं कि पॉलिटी शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो वो स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल एस्पेक्ट को बेसिकली राजनीतिक ढांचे के इंगित करता है, और पॉलिटी जो संरचनात्मक और उसके प्रक्रियात्मक स्वरूप को व्यक्त करता है। जो पॉलिटिक्स है वो क्रियात्मक या फंक्शनल एस्पेक्ट को व्यक्त करता है, और जो पॉलिटिकल साइंस है वो एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में पॉलिटी और पॉलिटिक्स को स्टडी करता है। और इस प्रकार से ये तीनों टर्म पॉलिटी, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस वास्तव में एक फैमिली के होते हुए भी इनके जो कनोटेशंस हैं, इनके जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न हैं। हम राजनीति विज्ञान के छात्रों को इन शब्दों को समझना चाहिए और इसको समझ के ही अपने जीवन में इसका प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।